ओके, इससे पहले हमने कंसोलिडेशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हम ये तीन चीजें देख रहे हैं कि किसी भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में न्यू एडिशन क्या होगी, एलिमिनेशन क्या होगी और एडजस्टमेंट क्या होगी। पहले बात करते हैं एडिशन की। ओके, एसेट्स की जनरल एडजस्टमेंट क्या होगी कि पेरेंट के एसेट्स जैसे रिपोर्ट किए गए हैं वैसे के वैसे शो किए जाएंगे। सब्सिडरी के एसेट्स रीवैल्यू किए जाएंगे एट एक्विजिशन और इसमें प्लस या माइनस की जाएगी एक्सेस डेप्रिसिएशन या रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। इस पे हम आते हैं। प्राइमरीली इसमें एडिशन क्या क्या होगी, एक तो गुडविल। जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें गुडविल पहले से हरगिज भी मौजूद नहीं हो सकती, लिहाजा आपने सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। और गुडविल कैलकुलेट करनी है किस दिन पे, एट एक्विजिशन पे। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई इंपेयरमेंट होती है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, अगर होती है तो क्वेश्चन में वाज़ेह तौर पे बताया जाएगा। अच्छा, और एलिमिनेट क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो पेरेंट के अकाउंट में गिवन होती है इंडिविजुअल अकाउंट में, वो हमने एलिमिनेट करनी है। और अगर कोई भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस होते हैं वो हमने करने हैं एलिमिनेट। एडजस्टमेंट्स में नॉर्मली हमें एडजस्टमेंट करनी होती है फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। तो एक है इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस और एक है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। एसेट्स का रूल क्या बनेगा, पेरेंट के जैसे भी क्वेश्चन के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं वो एज इट इज दिखाए जाएंगे, और सब्सिडरी के
एसेट्स को सबसे पहले तो रिवैल्यू किया जाएगा और उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज है या अंडर चार्ज है उसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। गुडविल हमें क्वेश्चन में पहले हरगिज भी गिवन नहीं होगी, गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे और अगर कोई इंपेयरमेंट की इंडिकेशन आती है तो टेस्ट करके उसको भी इंपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हटा दिया जाएगा, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को हटा दिया जाएगा और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस की भी एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। इक्विटी का एक बेसिक रूल याद रखेंगे हम। इक्विटी में पेरेंट की इक्विटी वैसे ही दिखाई जाएगी जैसे कि क्वेश्चन में रिपोर्ट की गई है। जबकि सब्सिडरी का रूल क्या है? सब्सिडरी की सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट एक्विजिशन शेयर दिखाएंगे। इक्विटी में एडिशन की जाएगी एक एक्स्ट्रा अकाउंट की जिसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये कभी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं, लिहाजा एनसीआई आपको हमेशा हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो डिस्कस कर लेते हैं। कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस में एक आती है सेल ऑफ इन्वेंट्री। अगर ग्रुप के दरमियान कोई इन्वेंट्री सेल हुई है, खा वो पेरेंट ने बेची हो सब्सिडरी को या फिर सब्सिडरी ने बेची हो पेरेंट को, इन आइदर केस दोनों में से जो भी सेलर होगा मुमकिन तौर पे उसने प्रॉफिट कमाया होगा। कैसे पता चलेगा? जो भी सेल्स वैल्यू है उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा प्रॉफिट, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। मिसाल, पेरेंट ने एक इन्वेंट्री खरीदी हुई थी $80,000 की, वो उसने सब्सिडरी को $100,000 में सेल कर दी। तो कॉस्ट थी 80,000 और सेल किया 100,000 में, तो $20,000 हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट को। एक बात याद रहे कि इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फेयर। तो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट अगर कोई कमाया भी है तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या एंटायर प्रॉफिट अगर अभी तक रियलाइज नहीं किया गया तो इसको हम नाम कह देते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से कमाया है, उसको हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। एंड डू रिमेंबर दिस वेल कि इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से हमें कोई भी परेशानी नहीं है। कमाया है तो बेशक कमाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बेसिकली परेशानी किससे है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से।
हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। कैसे किया जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एडजस्ट? मैं एक सेकंड स्क्रीन की तरफ वापस आ रहा हूं। मैं सिर्फ थोड़ा स्पेस बना लूं नोट के अंदर। ओके तो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से हमें कोई भी इश्यू नहीं है। नॉर्मली आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक सेल्स वैल्यू दी जाएगी या सेल्स की ट्रांजैक्शन दी जाएगी, या फिर और उस पर आपको बताया जाएगा कि कितना मार्कअप या मार्जिन उस ट्रांजैक्शन पे कमाया गया है। तो सेल ट्रांजैक्शन पे जो भी मार्कअप या मार्जिन होगा वो बनेगा इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। इसमें से हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री अनसोल्ड, यानी जो इन्वेंट्री खरीदी गई है उसमें से कितनी इन्वेंट्री अभी सेल नहीं हो सकी है, कितना फीसद इन्वेंट्री अभी तक अनसोल्ड है। तो जितनी भी इन्वेंट्री अनसोल्ड है वो हिसाब बनेगा प्रॉफिट का एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को यह देखा जाएगा कि कमाया किसने है। अगर ये कहता है कि वो प्रॉफिट कमाने वाला पेरेंट है तो हम प्रॉफिट को डेबिट करेंगे पेरेंट की रिटेन अर्निंग से और क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री से, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो 80,000 की खरीदी गई और लाख रुपए की बेची गई, तो ग्रुप के पास वैसे वो इन्वेंट्री होनी चाहिए थी 80,000 रुपए पे, लेकिन क्योंकि सब्सिडरी ने उसको खरीदा अगर 1 लाख का है तो दिखाया भी अपनी इन्वेंट्री में 1 लाख रुपए का होगा, जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री 20,000 ओवर वैल्यूड है। जितने से भी वो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड होगी हम इन्वेंट्री को उतने से कम कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर सेल की गई है बाय सब्सिडरी तो प्रॉफिट किसने कमाया? सब्सिडरी ने कमाया। और इन्वेंट्री किसके पास पड़ी है? पेरेंट के पास पड़ी है। सब्सिडरी के प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, एक हम डेबिट करेंगे
वो हिस्सा जो पेरेंट ने कमाया होगा सब्सिडरी के प्रॉफिट में से, और दूसरा सब्सिडरी के हिस्से का प्रॉफिट का हिस्सा जाता है एनसीआई के पास। तो डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और क्रेडिट किया जाएगा इन्वेंट्री को, क्योंकि इन्वेंट्री को हमने ओवर वैल्यू होने नहीं देना है। अगर प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट पेरेंट से रिकवर किया जाएगा। अगर सब्सिडरी ने कमाया है तो कुछ हिस्सा एनसीआई से वापस लिया जाएगा और कुछ हिस्सा पेरेंट से वापस लिया जाएगा। दूसरा, सब्सिडरी और पेरेंट के दरमियान अक्सर ट्रांजैक्शन होती है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगर पेरेंट ने अज्यूम 30,000 में इन्वेंट्री खरीदी थी और 40,000 रुपीज में वो इन्वेंट्री पेरेंट ने सब्सिडरी को बेच दी, तो सब्सिडरी से पेरेंट ने $10,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन सब्सिडरी ने उसमें से अज्यूम 70% इन्वेंट्री सेल आउट कर दी। मिसाल में यहां कि पेरेंट ने इन्वेंट्री खरीदी और वो सेल कर दिया सब्सिडरी को, पेरेंट ने किसको बेचा? सब्सिडरी को। लेकिन ये कहता है कि ईयर एंड तक सिर्फ 10,000 की इन्वेंट्री सब्सिडरी के तरफ से अनसोल्ड है। अब वैसे पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना है? 10,000 का, लेकिन वो तो 40,000 की इन्वेंट्री में था। हम ये देखते हैं कि अगर 30,000 रुपए का प्रॉफिट था, सॉरी, अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट था 40,000 रुपए की इन्वेंट्री में, तो यानी ये 25% मार्जिन था। और अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है? 10,000। तो अगर 40,000 की इन्वेंट्री में था 10,000 का प्रॉफिट, तो 10,000 की इन्वेंट्री में कितना प्रॉफिट होगा? 2500। और ये 2500 का प्रॉफिट हम कहते हैं यूआरपी या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट रियलाइज होगा कैसे? नीड योर रिस्पॉन्स। ये 2500 का जो प्रॉफिट अभी तक अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज कैसे होगा? ड्रॉप योर मैसेज। कहां पे हो? 2500 का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है सब्सिडरी के अकाउंट्स में, ये रियलाइज कैसे किया जा सकता है? यस, करेक्ट। ये रियलाइज तब होगा जब सब्सिडरी ये गुड्स किसी थर्ड पार्टी को बेच दे।
यस करेक्ट अतीत, कि जब बाकी इन्वेंट्री भी जो बची हुई इन्वेंट्री भी सब्सिडरी सेल आउट कर देगा तो तब ये रियलाइज हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर इस अनरियलाइज प्रॉफिट की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होनी है, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर हम इस अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। सिर्फ कंसोलिडेशन के अंदर इसको एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, अब मसला यह आता है कि अगर लेट्स से पेरेंट के पास एक एसेट था, नॉन करंट एसेट, और पेरेंट के पास उसकी कैरिंग वैल्यू थी $1,40,000, और पेरेंट ने क्या किया, वो मशीन सब्सिडरी को बेच दी फॉर 1,54,000। तो इस पे पेरेंट ने सब्सिडरी से कितना प्रॉफिट कमाया, 140,000 वाली चीज 154 में बेच दी। तो पेरेंट को सब्सिडरी से 14,000 का गेन हुआ। और पता चलता है कि मशीन हैड कि जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन मशीन में अभी 5 साल बाकी थे। इन्वेंट्री का केस कुछ यूं बन रहा था कि अगर पेरेंट ने 30,000 की इन्वेंट्री 40,000 में सब्सिडरी को बेच दी, तो सब्सिडरी वो 40,000 की इन्वेंट्री आगे बेचेगा। जब इन्वेंट्री ना पेरेंट के पास बचेगी ना सब्सिडरी के पास बचेगी, तो वो तमाम तर प्रॉफिट रियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। लिहाजा हमें पता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर सब्सिडरी उस प्रॉफिट को रियलाइज कर जाएगी। प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची है मशीन, 1,40,000 की कैरिंग वैल्यू वाली मशीन 1,54,000 रुपए में बेची है। $14,000 का प्रॉफिट किया है पेरेंट ने। मुझे बताओ कि ये प्रॉफिट जो पेरेंट ने सब्सिडरी से कमाया है, सब्सिडरी के अकाउंट में मशीन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी? जिसमें सब्सिडरी ने खरीदी है। अब इन दोनों की आपस की एक ट्रांजैक्शन की वजह से मशीन की वैल्यू ओवरस्टेट हो गई। अब ये जो 14,000 की ओवरस्टेटेड मशीन वैल्यू है, ये कैसे रियलाइज होगी? ये कब रियलाइज होगी? एनीवन? मशीन की वैल्यू जो 14,000 ओवरस्टेटेड है, ये कैसे रियलाइज होगी?
ओके, अमृता सेन के डेप्रिसिएशन के थ्रू, यस करेक्ट, क्योंकि मशीन सब्सिडरी आगे तो बेचेगा नहीं। अगर ऐसी चीज होती जो कि सब्सिडरी खुद आगे बेचेगी तो ये मशीन का प्रॉफिट भी रियलाइज हो जाता। तो इसका हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे इसकी ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू और साथ में रखेंगे इसकी रिपोर्टेड कैरिंग वैल्यू। ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू का मकसद कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को यह चीज ना बेचता तो सब्सिडरी के पास, सॉरी पेरेंट के पास ये मशीन कितने पे रिकॉर्डेड थी? 1,40,000 पे। और सब्सिडरी के पास ये मशीन कितने पे रिकॉर्डेड है? 1,54,000 पे। इसमें 14,000 से मशीन भी ओवर स्टेटेड है और पेरेंट का प्रॉफिट भी अपने आप से कमाया गया है। अगर ये मशीन ना बिकती तो पेरेंट इस मशीन को कितने से डेप्रिशिएट करता? 5 साल की लाइफ है, पेरेंट इस मशीन को 1 साल कितने से डेप्रिशिएट करता? करेक्ट, 28,000 से। और मशीन की फिर कैरिंग वैल्यू क्या बची होती है आज? करेक्ट, 1,12,000। लेकिन सब्सिडरी ने इस मशीन को कितने से डेप्रिशिएट किया होगा? क्योंकि सब्सिडरी के स्टेटमेंट्स में तो ये मशीन 154 की है। तो सब्सिडरी ने इसको कितने से डेप्रिशिएट किया होगा? 30,800 से। लेट्स से हमें पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन को अभी 1 साल हुआ है, तो जहां पेरेंट इसको डेप्रिशिएट करता 28,000 से, सब्सिडरी ने उसको डेप्रिशिएट किया 30,800 से। 2,800 से ज्यादा डेप्रिशिएट कर दिया सब्सिडरी ने इसको। और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ये मशीन आज कितने पे रिकॉर्डेड होगी 1 साल के बाद? $1,23,200। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड हैड द मशीन नॉट बीन सोल्ड, और दूसरा रिपोर्टेड कैरिंग वैल्यू जो सब्सिडरी ने अभी रिपोर्ट की हुई है। तो 1,23,200 एंड 1,12,000 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 11,200। इस 11,200 को हम कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स, और ओवरस्टेटेड क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या क्रेडिट करेंगे मशीन। ठीक है, तो ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि अकर होती हैं बिटवीन पेरेंट एंड अ सब्सिडरी। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं
इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। ये बात अच्छे से समझने कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन और इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस दो अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस में क्या चीज हो सकती है? मोस्ट कॉमनली होता है रिसीवेबल एंड पेएबल, कि इन्वेंट्री जो पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को बेची, उसमें से जो क्रेडिट का अमाउंट ड्यू था वो अभी क्लियर नहीं किया गया। तो आपने क्या करना है, रिसीवेबल और पेएबल का जो कॉमन बैलेंस है इसको हमने करना होता है कैंसिल आउट। पेरेंट कहता है कि मुझे सब्सिडरी से 30,000 लेने हैं, सब्सिडरी कहती है कि मैंने पेरेंट को 30,000 देने हैं। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में पेरेंट रिसीवेबल दिखा सकता है और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी पेएबल दिखा सकती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपने आप से पैसे मिलना मुमकिन नहीं है और अपने आप को पैसे देना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कैंसिल आउट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये दो बैलेंसेस आपस में टैली नहीं हो रहे होते। लाइक अगर पेरेंट कह रहा है कि सब्सिडरी से मुझे $30,000 मिलने हैं, यानी पेरेंट अपने पास रिसीवेबल दिखा रहा है 30,000 का और सब्सिडरी अपने पास पेएबल दिखा रही है 18,000 का। अगर ये दोनों बैलेंसेस आपस में मैच नहीं हो रहे तो इनका दो में से कोई एक रीजन हो सकता है या दोनों रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट का मकसद कि सब्सिडरी ने 12,000 पेरेंट को भिजवा दिए हैं, लेकिन पेरेंट को अभी वो 12,000 मिले नहीं हैं। उससे पता हमें चलता है कि सब्सिडरी ने 12,000 पे किए साल के आखिर में, जो कि अभी तक पेरेंट के अकाउंट में क्लियर होके नहीं आए हैं। लॉजमेंट्स जिस तरह आपने बैंक रिकंसिलिएशन में पढ़ा था शुरू में, अगर कैश इन ट्रांजिट की वजह से इन दोनों के बैलेंसेस में मिसमैच है, टैली नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस इन ट्रांजिट को रिवर्स करें या फिर फॉरवर्ड कर दें, आपकी मर्जी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम एडजस्टमेंट करते हैं पेरेंट के अकाउंट्स में, लेकिन मैं अभी भी वाजे कर रहा हूं कि हमारे पास ऑप्शन है
कि हम इस फंसी हुई ट्रांजैक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने का मकसद हम ये अज्यूम करेंगे कि पेरेंट को कैश मिल गया। जब पेरेंट को कैश मिल जाएगा तो पेरेंट डेबिट करेगा बैंक और क्रेडिट कर देगा रिसीवेबल। रिसीवेबल 12,000 क्रेडिट होने से बाद में आके 18,000 पे पहुंचेगा। अब दोनों के बैलेंसेस टाई हो जाएंगे। और फिर हमारा काम तो वही है कि हम दोनों बैलेंसेस को एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो एक चीज वाज़ेह रही कि कभी अगर दोनों का बैलेंस टाई ना हुआ तो उसकी एक वजह हो सकती है कैश इन ट्रांजिट, जबकि दूसरी वजह हो सकती है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मकसद क्या है कि सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, क्लोजिंग के लेट डेज में। तो सेलर ने अगर लेट डेज में सेल किए हैं और बायर को अभी वो गुड्स मिले ही नहीं, तो यकीनन बेचने वाले ने तो रिसीवेबल और सेल दिखा दिया होगा, जबकि खरीदने वाले ने ना इन्वेंट्री दिखाई ना पेएबल दिखाया। अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड करें या फिर आप ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दें। अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि सब्सिडरी को गुड्स मिल गए। सब्सिडरी गुड्स भी रिकॉर्ड करेगी और अपने पास पेएबल भी रिकॉर्ड करेगी, लेकिन गुड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं सेल्स वैल्यू पे। अगर हमें यह पता चलता है कि यही गुड्स पेरेंट ने 9,000 के लिए थे, तो इन्वेंट्री तो 12,000 पे ओवरस्टेट हो जाएगी। हम इसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करेंगे, रिवर्स करेंगे, देयरफॉर डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स 3,000 से और क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री को भी 3,000 से। तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो दो एंट्रीज पास हो सकती हैं, एक ट्रांजैक्शन को रिवर्स या फॉरवर्ड करने की और दूसरा उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रिवर्स करने की। एंड देन हम वही काम करेंगे
जब दोनों बैलेंसेस आपस में मैच हो जाएंगे तो जो कॉन्ट्रा बैलेंसेस है, एक का रिसीवेबल एक का पेएबल, उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। बिल आखिर हमने करना कैंसिल आउट ही है। तो चाहे आप उसको फॉरवर्ड करके लेके आए, चाहे आप उसको रिवर्स करके लेके जाए। अच्छा, उसके अलावा क्या होना है, हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे अपने अकाउंट्स में, जो कि इंडिविजुअल में कभी भी नहीं बन सकता। दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसकी नेचर क्या है? ये एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, क्या है? एक्सपेंस है, रेवेन्यू है? व्हाट इज द नेचर ऑफ एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? इज इट एन एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, व्हाट? कॉन्ट्रा टू एसेट? Iman and Sharik, you are correct. Adib, non-controlling interest is not a liability. The nature of NCI is equity. इसको शो कैसे किया जाएगा? हम रखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, कि जिस दिन हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, यानी वो शेयर्स जो हमारे पास नहीं है, पहले इसको कहा जाता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखा गया। उसको हम एक्विजिशन पे करेंगे रिवैल्यू, और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स, यानी हमारी सब्सिडरी बनने के बाद उसके नेट एसेट्स में जो भी चेंजेस आए हैं, उसका हम शेयर देंगे एनसीआई को। ये बन जाएगी हमारी इक्विटी बैलेंस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बाकी इसके अलावा अगर अनरियलाइज प्रॉफिट या गुडविल इंपेयरमेंट का इसको कोई शेयर आता है तो वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है ईमान, सब्सिडरी ने अगर कोई यूआरपी कमाया है तो उसका शेयर यहां से माइनस किया जाएगा, और अगर गुडविल इंपेयर हुई है तो उस इंपेयरमेंट का शेयर भी यहां से माइनस किया जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, ये क्वेश्चन हम साथ सॉल्व करते हैं। अपने कैलकुलेटर्स को एक्टिव रखिएगा और कीबोर्ड्स को भी एक्टिव रखिएगा। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करता हूं तो आपने क्विकली उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप करना है, सो दैट मुझे पता चले कि आप में से कौन कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है।
और जिसको समझ में नहीं है वो फौरन से पूछ सकता है। On 1st April 20X3, Picant acquired 75% of Sender's equity shares. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंडर के इश्यूड शेयर्स कितने हैं? सेंडर्स के इश्यूड शेयर्स कितने हैं? $8 million, करेक्ट। इश्यूड शेयर्स निकालने का तरीकाकार क्या होगा? हम हमेशा सब्सिडरी के शेयर कैपिटल को डिवाइड करेंगे पार वैल्यू से। तो इस क्वेश्चन में कंपनी का शेयर कैपिटल है 8 मिलियन और हर शेयर की पार वैल्यू है $1। तो इसका मकसद कंपनी के जो शेयर्स इश्यूड हैं वो 8 मिलियन है। उसमें से हमने कितने खरीदे हैं? $6 मिलियन। तो हमने 8 मिलियन का 75% यानी 6 मिलियन शेयर्स अक्वायर किए हैं। रिमेंबर वन थिंग वेरी वेल कि ये जो शेयर्स खरीदे गए हैं ये पेरेंट की मैनेजमेंट ने सब्सिडरी के एक्स शेयर होल्डर से खरीदे हैं, सब्सिडरी से नहीं खरीदे। लिहाजा हम जो भी डील करेंगे वो सब्सिडरी के फॉर्मर शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे, सब्सिडरी के मैनेजमेंट के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। 75% of Sender's equity shares in a share exchange of 3 shares in Picant for every 2 shares in Sender, उसके हर 2 शेयर्स पे हमने अपने 3 शेयर्स दिए हैं। तो हमने कितने शेयर्स दिए होंगे? $9 मिलियन। ओके, अतीफ से 12 मिलियन। 6 मिलियन है तो हमारे 3 उसके 2, उसके हर 2 शेयर्स पे हमारे 3 शेयर्स हैं। तो ये बन जाएंगे 9 मिलियन शेयर्स। हमने उसके हर 2 शेयर्स के ऊपर यानी 6 मिलियन शेयर्स के ऊपर ही हम कंसिडरेशन देंगे ना। जो 8 मिलियन शेयर्स हैं उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमने खरीदे 6 मिलियन है तो हम कंसिडरेशन भी 6 मिलियन के ऊपर देंगे। तो हमने अपने 9 मिलियन शेयर्स दिए हैं। वैल्यूएशन करते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ Picant's and Sender's shares at the date of acquisition was 3.2 and 4.5 respectively. मुझे आप ये बताएं कि हम इसको वैल्यू किसके ऊपर करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड या फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप पे?
गिवन अप, करेक्ट। हम इसको वैल्यू करेंगे एट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप। तो हमारे शेयर की वैल्यू है 3.2 और हमने अपने कितने शेयर्स दिए हैं? 9 मिलियन शेयर्स। हमारे शेयर वैल्यू है 3.2, तो आप मुझे आंसर बता रहे हैं $28.8 मिलियन। अगर कि ये कंसिडरेशन रिकॉर्डेड है तो आप आगे चलते बनो, अगर नहीं तो हमें पहले इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को मजीद पढ़ते हैं। In addition to this, Paikind agreed to pay a further amount on 1st April 20X4, एक साल बाद, that was contingent upon post acquisition performance of sender. इस कंसिडरेशन को हम क्या नाम देंगे? हमारे पास 5 हैं: कैश, डेफर्ड, कंटिंजेंट, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज एंड डेट कंसिडरेशन। दूसरी वाली कंसिडरेशन क्या है? What is difference between deferred and contingent, Amirta? डेफर्ड का मकसद आपने कंसिडरेशन फॉर श्योर देनी है और कंटिंजेंट का मकसद कंडीशनल है। करेक्ट ईमान? यस अमृता। सो यहां पे आप उसको कह रहे हैं कि हम देंगे अगर पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस बेहतर रही तो। शारिक, इट इज करेक्ट। ये कंटिंजेंट है बिकॉज कंफर्म नहीं है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं इसका क्या सीन है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, Paikind assessed the fair value of this contingent consideration at $4.2 million. अच्छा, उस दिन पे इसकी फेयर वैल्यू क्या थी? $4.2 मिलियन। उस दिन पे इसकी फेयर वैल्यू 4.2 थी। अच्छा, अब होता क्या है, वक्त गुजरता है, बट बाय 31st March 20X4, साल के आखिर तक, it was clear that the actual amount to be paid would be only $2.7 million. जबकि साल के आखिर तक इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? $2.7 मिलियन। लेकिन अब इसकी फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगी वो उसकी इन्वेस्टमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं की जाएगी, अब वो प्रॉफिट लॉस में जाएगी। सिर्फ जो इनिशियल एस्टिमेट होता है या इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू होती है वो इन्वेस्टमेंट में काउंट की जाती है, और उसके बाद अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस आती हैं या अनवाइंडिंग या कंपाउंडिंग होती है तो वो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस को हिट करेगी। आगे कहता है पाइकेंड अमृता, मैं रिपीट करता हूं, मुझे कंफर्म करिएगा फिर। अभी आवाज क्लियर है? वैसे लेट मी नो अगर अभी मेरी आवाज सही है तो मैं कंटिन्यू करूं।
ओके, मैं ये कह रहा था कि कंटिंजेंट कंसिडरेशन को डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा या प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जो उसकी पहले दिन की फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू होगी, उस ही को रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। बाद में अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू में अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से या उसकी फेयर वैल्यू में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस इन्वेस्टमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं की जाएंगी, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू में शो की जाएंगी, सॉरी, बल्कि प्रॉफिट लॉस में शो की जाएंगी। आगे इसने लिखा है, पाइकेंट हैज रिकॉर्डेड द शेयर एक्सचेंज। जो पहला वाला पार्ट था $28.8 मिलियन वाला, वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो पहले से ही रिकॉर्डेड है। And provided for the initial estimate of $4.2 million for the contingent consideration, और contingent consideration को भी 4.2 मिलियन पे रिकॉर्ड कर चुका है। That means कि हमने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को इस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया है। इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? $33। ओके, तो शेयर एक्सचेंज भी रिकॉर्डेड है और कंटिजेंट कंसिडरेशन भी रिकॉर्डेड है। ओके, बाद में क्या हुआ है कि वो कंटिजेंट कंसिडरेशन जिसकी एक्विजिशन की फेयर वैल्यू 4.2 थी, साल के आखिर में उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 2.7। वैल्यू कम हुई है। ठीक है, अच्छा, अब उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 4.2 से 2.7 पे आ जाता है। वैल्यू गिरने से हमें फायदा है या नुकसान है? करेक्ट शारिक, बेनिफिट। बिकॉज हमें पहले पे करने पड़ रहे थे 4.2 मिलियन, लेकिन वो कंडीशंस अगर उतना अच्छे से मीट नहीं हो सकी, तो अब हमें पे कर रहे हैं 2.7। 1.5 मिलियन से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम डेबिट करेंगे कंटिजेंट कंसिडरेशन यानी नॉन करंट लायबिलिटी 1.5 मिलियन से डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट इसको कहां करेंगे? प्रॉफिट और लॉस में। एज आई बीन टेलिंग यू कि कंटिजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू में बाद में जो भी चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में भेजे जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चलते हैं।
on 1st October 20x3. Okay, ईमान, why profit loss and repeat double entry. ईमान एक चीज देखें कि जब भी हम कंटिंजेंट कंसिडरेशन या डेफर्ड कंसिडरेशन का वादा करते हैं तो वो इनिशियल जो आपकी एस्टिमेट होती है या फेयर वैल्यू होती है उसको हम भेजते हैं सीधा इन्वेस्टमेंट में। यानी आपने जो 4.2 मिलियन का एस्टिमेट होगा उसको शो किया होगा एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन एसेट। बाद में अगर आपके उस एस्टिमेट में कोई भी चेंज आता है तो वो एसेट की वैल्यू को हिट नहीं करेगा, अब वो सीधा जाएगा प्रॉफिट लॉस में। तो आपने पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी 4.2 मिलियन की और अब वो लायबिलिटी आ गई है 2.7 मिलियन पे। 1.5 मिलियन से आपकी लायबिलिटी कम हो गई है और लायबिलिटी का कम होना आपके लिए फायदा है, लेकिन अब वो फायदा एसेट की वैल्यू में से माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू में सिर्फ जो इनिशियल एस्टिमेट होता है हम उसको ही फ्रीज कर देते हैं। बाद में आपके एस्टिमेट में जो भी चेंज आएंगे वो कभी भी एसेट की वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि अब जो होगा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। जवेरिया, आपने एक्चुअल एंट्री क्या रिकॉर्ड की हुई होगी? मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। एक्चुअल एंट्री क्या हुई होगी? डेबिट हमने किया होगा इन्वेस्टमेंट्स को बाय 4.2 मिलियन डॉलर्स, लेकिन पैसे आपने दिए तो थे नहीं, तो क्रेडिट आपने किया होगा नॉन करंट लायबिलिटी को एज कंटिंजेंट कंसिडरेशन। आप यहां पे देख सकते हैं आपकी करंट लायबिलिटीज में कंटिंजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्डेड है। कितने पे रिकॉर्डेड है? 4.2 पे। लेकिन अब इसकी वैल्यू 1500 कम हो गई है। तो वो लायबिलिटी जो आपके पास 4.2 पे रिकॉर्डेड है, करंट में है, तो मैं इसको करंट ही कर देता हूं। और ये रिकॉर्डेड है 4.2 मिलियन पे। अब इसकी वैल्यू रिवाइज होके आ गई 2.7 पे, तो मैं इसी कंटिंजेंट कंसिडरेशन को डेबिट करता हूं बाय 1.5। इससे क्या होगा? मेरी लायबिलिटी कम होकर 2.7 पे आ जाएगी। और लायबिलिटी कम होने का जो फायदा है वो अब इन्वेस्टमेंट को नहीं दिया जाएगा, अब जो भी गेन्स एंड लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। तो ये वाली एंट्री पहले वाली तो पहले से ही रिकॉर्डेड है, हम सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे जो कि उस 4.2 को 2.7 पे लेके आएगा। ओके, इसके अलावा आपने क्या किया है? ऑन 1st अक्टूबर, वारिस जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल जब बात करें तो देखो आपने पेमेंट कब करनी है? 1 अप्रैल 20x4 पे। और आज आप कहां पे खड़े हो? 31 मार्च 20x4 पे। तो अब कल पेमेंट करनी है आपने।
आज आप 31 मार्च X4 पे खड़े हो, कल 1 अप्रैल X4 है, तो कल आप की ग्रामर भी पढ़ सकते हैं, और इस ग्रामर के अंदर इसने वाजे कर दिया, इसकी ग्रामर में ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड। यानी अब इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, अब ये बिल्कुल क्लियर है कि कल जो हमें पेमेंट करनी है वो 27 लाख की करनी है। लेकिन अगर लेट्स से हमें 2-2.5 साल का अरसा होता, हमने उसको पेमेंट कंसिडरेशन यानी एक्विजिशन के 2-2.5 साल बाद करनी होती, तो ऐसा मुमकिन था कि पहले साल के आखिर में वैल्यू डाउन गई है, अगले साल में वैल्यू वापस अप हो जाए, तो ऐसी रिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है, और वो जो भी चेंजेस आते जाएंगे वो उस साल के प्रॉफिट लॉस में में रिपोर्ट किए जाएंगे। दिस विल बी प्योरली ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, नेक्स्ट, ऑन 1 अक्टूबर 2023, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हम ये कहें ये 6 महीने पुरानी बात है। जी ईमान, बिल्कुल। आप अगर एग्जांपल एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं कि हमने इसको किया है ऑन 1 अप्रैल 2023, और हमें पेमेंट करनी हो अगर 31 मार्च 20x5 पे, यानी एक्विजिशन के 2 साल बाद, तो आपने 3 बार इस कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू एस्टिमेट करनी है। पहला, डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो इन्वेस्टमेंट में जाएगी, फिर ईयर एंड पे करेंगे, पहले ईयर एंड पे जो प्रॉफिट लॉस में जाएगी, फिर दूसरे ईयर एंड पे भी करेंगे, वो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी। तो जब तक ये ट्रांजेक्शन, ये कंसिडरेशन सेटल नहीं हो जाती, आप इसको हर साल के आखिर में रिवैल्यू करते चलेंगे। और ऐसा हो सकता है कि एक साल में कम हुई हो, अगले साल वापस बढ़ गई, पहले साल बढ़ी है, अगले साल गिर गई, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोनों बार बढ़ भी सकती है, दोनों बार गिर भी सकती है, पहले बढ़ी बाद में गिरी, पहले गिरी बाद में बढ़ी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब तक सेटल नहीं हो जाती, हमने रिवैल्यू करते चलना है। ओके, 1 अक्टूबर X3 पे अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन बरकरार रह जाती है तो फौरन पूछ ले, या अगर आप को एडर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो उसमें मुझे ओके का मैसेज कर दें, सो दैट मैं कंफर्टेबली आगे बढ़ सकूं। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कंफर्टेबली पूछ सकते हैं, जल्दी नहीं है किसी चीज की। ठीक है वारस। 1 अक्टूबर X3 यानी साल खत्म होने से 6 महीने कबल, Paikin also acquired 40% of equity shares of Adler। अच्छा, अब आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 40%। तो इससे ये कंपनी आपके लिए क्या बन जाती है? सब्सिडरी तो नहीं बन रही। करेक्ट शारिक, ये कंपनी हमारे लिए बन रही है एसोसिएट। लेकिन लॉजिकली इस बात को सही से समझ लेना कि अगर सामने बाकी जो 60% शेयर्स हैं वो किसी एक ही ग्रुप के पास हुए, तो हम उसको एसोसिएट भी नहीं कह सकते, फिर वो हमारे लिए एसोसिएट भी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके बाकी 60% शेयर्स स्कैटर्ड हैं, अलग अलग पार्टीज के पास है, तो 40% वाला भरम करा सकता है। ओके, लेट मी नो कि एडलर के इश्यूड शेयर्स कितने हैं?
5 मिलियन, यस करेक्ट। तो एडलर के शेयर्स हैं 5 मिलियन, उसमें से हमने कितने खरीदे? %40। 2 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं और हर शेयर के दिए हैं 4। ये हो गया $8 मिलियन। उसके अलावा क्या दिया है? एंड issuing at par $100 7% loan note for every 50 shares acquired in Adler. This country has also been recorded by Paycant. उसके हर 50 शेयर्स पे एक लोन नोट दिया, तो हमने लोन नोट्स कितने होंगे? उसके हर 50 शेयर्स पे एक लोन नोट दिया है और हर लोन नोट की पार वैल्यू 100 है। हमने लोन नोट्स दिए हैं 40,000। ठीक है, 40 लाख नहीं बल्कि 40,000। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 और हर 50 शेयर्स पे एक लोन नोट है और हर लोन नोट की पार वैल्यू कितनी है? 100। तो ये वैल्यू बन गई $4 मिलियन। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी है? $12 मिलियन। अच्छा, हमारे पास अब देखते हैं कि रिकॉर्डेड टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कितनी है? $33 मिलियन। प्लस एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कितनी है? $12 मिलियन। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? $45 मिलियन। ऊपर बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। $45 मिलियन। Paycant has no other investments. The summarized statement of financial position of 3 entities at 31st March 2024 are as follows. एडलर तो हमारी एसोसिएट है, तो उसको तो ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी है, लेकिन हम सेंडर को जरूर चेक करेंगे। नोट्स पढ़ते हैं। पहला नोट, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन the fair values of sender's property, plant and equipment was equal to its carrying amount
with the exception of sender's factory which had a fair value of $2 million above its carrying amount. कहता है कि सेंडर के पास बाकी जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे उन सबकी फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू बराबर ही थी. याद रहे मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती हो या ना करती हो, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ कंसोलिडेशन सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स को डेट ऑफ एक्विजिशन पे रीवैल्यू करना लाजिम है. तो हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे. पहले हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू देख लेते हैं. नेट एसेट्स का मकसद क्या है? व्हाट इज नेट एसेट्स? नेट एसेट्स का मकसद है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. करेक्ट. बचपन में आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, अगर एसेट में से लायबिलिटीज माइनस की जाए तो बाकी क्या बचेगा? इक्विटी, या जिसको हम नेट एसेट्स कहते हैं. तो रिमेंबर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स एंड इक्विटी. कोई भी एसेट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ेगी, एसेट गिरेगा तो इक्विटी गिरेगी. लायबिलिटी बढ़ेगी तो इक्विटी गिरेगी, लायबिलिटी कम होगी तो इक्विटी बढ़ जाएगी. हम यहां पे रखेंगे एक्विजिशन पे नेट एसेट्स कितने हैं, ईयर एंड पे नेट एसेट्स कितने हैं, और पोस्ट एक्विजिशन में नेट एसेट्स कितने हैं. नेट एसेट्स का मकसद है इक्विटी. देखते हैं कि सब्सिडरी की इक्विटी में क्या क्या चीजें हैं. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स. एक बात अच्छी तरीके से याद रहे, सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर्स इशू नहीं करेगी. सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर्स इशू नहीं करेगी. लिहाजा जितने उसके शेयर्स ईयर एंड पे होंगे उतने ही डेट ऑफ एक्विजिशन पे होंगे. तो उसके शेयर्स हैं 8 मिलियन. एक्विजिशन पे भी यही रखे जाएंगे, ईयर एंड पे भी यही रखे जाएंगे, और सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर्स के एक्विजिशन भी एज एट है और ईयर एंड भी एज एट है. जबकि पोस्ट एक्विजिशन सिर्फ फॉर द पीरियड है. यानी एक्विजिशन पे भी क्यूमुलेटिव है, ईयर एंड पे भी क्यूमुलेटिव है. जो एक्विजिशन पे आएगा वो ईयर एंड पे भी आएगा. शेयर प्रीमियम देखते हैं. सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम निल है. रिटेन अर्निंग्स थोड़ा ध्यान देना, लास्ट एरिया है, फिर मैं इसको आज स्टॉप करूंगा. हमने सब्सिडरी को खरीदा कब है? 1 अप्रैल 2023 पे.
तो जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा है उस दिन सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा है उस दिन सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? यस एनीवन? 16,500 अमृता। जिस दिन हमने सब्सिडरी को अक्वायर किया है उस दिन सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? इसमें लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग्स एट 1 अप्रैल 2023 वर 16,500। तो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर 16,500। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईयर एंड 31 मार्च 2024 पे सब्सिडी अर्निंग्स कितनी है? मार्च 2024 पे सब्सिडरी की टोटल रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 17,500। शारिक, ईमान, ये 17,500। एनीवन एल्स? करेक्ट, दीज आर 17,500। और हमारी सब्सिडरी बनने के बाद 1,000 की रिटेन अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। अब पहला नोट क्या था कि सब्सिडरी के तमाम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर ही थी। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसकी कैरिंग वैल्यू उस जिसकी फेयर वैल्यू उसकी कैरिंग वैल्यू से 2 मिलियन ज्यादा है। IFRS 3 के मुताबिक हमें रिवैल्यू तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है तो हमने एक्विजिशन पे भी 2 मिलियन रख दिए और ईयर एंड पे भी 2 मिलियन रख दिए ताकि हमारी सब्सिडरी बनने के बाद उसके फैक्ट्री में कोई इजाफा शो ना हो जाए। आगे क्या है? Sender has not adjusted the carrying amount of the factory as a result of the fair value exercise. This requires additional annual depreciation of $100,000 in the consolidated financial statements. तो इसकी फैक्ट्री की रिवैल्यूएशन की वजह से जब आपने रिवैल्यू ही नहीं किया तो डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, तो हम इसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पोस्ट एक्विजिशन में। क्योंकि जिस दिन एसेट खरीदा जाता है उस दिन डेप्रिशिएट नहीं होता, डेप्रिसिएशन हमेशा 1 साल बाद होती है। तो ईयर एंड पे एसेट हो जाएगा 1900 का, 2000 से रिवैल्यू हुआ था, 100 से डेप्रिशिएट हो गया और 100 आ जाएंगे पोस्ट एक्विजिशन में। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।